नमस्कार दोस्तों, मैं लेक्चरर मुकेश निखिल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी में शुद्धिकरण। देखिए, जहां बात शुद्धिकरण की आ जाती है वहां अनेक बातें हो जाती हैं कि हम वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, अनुच्छेद इन सब में शुद्धता का ख्याल रखें। और शुद्धता की जहाँ बात आती है, मैं भी आपको बता रहा हूँ कि शुद्धिकरण किसी भी भाषा में सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो भाषा है उसकी शुरुआत वर्ण से होती है। हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये अखंड रूप है और ये शुरुआती है। ये ध्वनि का वो रूप है जो लिखा जा सकता है और अखंड होता है। तो वर्ण से शुरुआत होती है। शुद्धिकरण तब आएगा जब हमें वर्णों की सही जानकारी हो, ये पहली बात है। इसके बाद हम वर्ण से आगे अक्षरों की ओर बढ़ेंगे, अक्षर से हम शब्द की ओर जाएंगे, शब्द के बाद में पद, पद के बाद में वाक्य और फिर अनुच्छेद। तो हम जानते हैं शुद्धिकरण में सबसे पहले वर्ण की स्थिति। देखिए, हम लोग हिंदी वर्णों की बात करें तो हिंदी वर्णों में हमारे पास 11 स्वर हैं और 11 स्वर री को मिलाकर हैं। री सहित। यदि री को हटा दें तो 10 स्वर हैं। री समेत 11 स्वर हैं। इसके बाद में 33 व्यंजन हैं। 33 व्यंजन हैं। ये 33 व्यंजन जिनमें 25 तो वर्गाक्षर हैं और इसके बाद में 8 जिनमें हम जानते हैं यर, लव, श, स है। तो ये 8 ये वर्ण है, कुल मिलाकर 33 वर्ण ये हो गए हैं। इसके बाद में देखिए, हम वर्ण जान रहे हैं। केवल वर्ण तो 44 हो गए वर्ण, लेकिन इसके बाद में कुछ और अक्षर हैं जिन्हें हम संयुक्ताक्षर भी कहते हैं और जो कि बाद में बनाए गए हैं। आइए उनको और जानते हैं। 44 के बाद में आगे के और अक्षर कौन से हैं? देखिए, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय, ये 4 ये हैं संयुक्ताक्षर। इन्हें कहते हैं संयुक्ताक्षर, यानी ये आपस में कुछ वर्णों से मिलकर बने हैं, संयुक्त होकर मिले हैं। ये क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रय। क्षय का जो संयुक्तीकरण है वो कै और श वर्णों से हुआ है। त्रय का जो संयुक्तीकरण है वो आधा तय और पूरा रे वर्णों से मिलकर हुआ है। और गे का जो संयुक्तीकरण है वो आधा जय और ये वर्णों के संयुक्तीकरण से हुआ है। यहाँ पर एक और विशेष बात मैं बताना चाहूँगा कि इसे हम गे बोलते हैं, हिंदी में गे बोल देते हैं आम तौर पर, किंतु यदि हम इसको प्रॉपरली जाने तो ये जय होता है, जय। और संस्कृत में इसे जय ही कहा जाता है, किंतु हिंदी में इसकी परंपरा गे के रूप में चल गई और फिर उसका अनुसरण होने लगा। तो गे को जे भी कहा जा सकता है
और मेरी दृष्टि में इसे जय कहना और भी ज़्यादा सटीक है, किंतु परंपरा में इसे गे कहा जा रहा है। और ये जाहिर बात भी है कि ये जय है, क्योंकि जय के बाद में यह है, इन दोनों का मेल है इसमें। इसके बाद में हम श्रेय की बात करें तो श्रेय में तालव्य शय और पूरा रे, आधा तालव्य शय और पूरा रे, ये दोनों मिलकर श्रेय संयुक्ताक्षर का निर्माण कर रहे हैं। तो हमने जाना कि 44 वर्णों के बाद में 4 संयुक्ताक्षर हैं। जब ये 4 मिल गए तो ये संख्या पहुंच गई 48। 48 की संख्या आ गई। अब 48 के बाद में और क्या है उसको हम जानते हैं। देखिए 2 वर्ण और हैं जो कि इसकी संख्या को आगे बढ़ा रहे हैं। वो वर्ण हैं, एक तो जिसे हम कहते हैं ड, और दूसरा एक वर्ण है जिसे हम कहते हैं ढ। दोस्तों ये दोनों जो वर्ण हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये तो पहले वर्गाक्षरों में आ गए थे शायद। गौर करें, मैं इस विषय को थोड़ा अच्छे से क्लियर करूंगा। यहां पर आप थोड़ा डिटेल बताना चाहूंगा। देखिएगा, आपको इस जो पंक्ति है आपको इसमें लगता होगा कि ये कहीं आ गए होंगे। टट है, डेड है, ण, टैट है, डेड है, ण। ध्यान दीजिएगा, ये वर्ण आपको कंफ्यूज करते हैं हमेशा, किंतु आप देख सकते हैं इनमें और उनमें पर्याप्त अंतर है। और जो अंतर है वो इस निम्न बिंदु का है, वहां पर कोई निम्न बिंदु नहीं है। निम्न बिंदु नहीं है इसलिए वो टै वर्ग के अक्षर हैं, टै वर्ग के वर्ण हैं वो। और निम्न बिंदु होते ही ये उतक्षिप्त वर्ण हैं, इन्हें कहते हैं उतक्षिप्त वर्ण। उतक्षिप्त वर्ण ये वो वर्ण हैं जो इन दोनों वर्णों से बनाए गए हैं। ये समझने की बात है कि ये वर्ण इस वर्ण से बनाया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि डै से ड बना है और ढ से ढ बना है। दोनों की ध्वनि में क्या अंतर है? ध्वनि में भी अंतर है। अभी मैंने बताया ड ये कठोर ध्वनि है और ये ड ये कोमल ध्वनि है। फिर ढ ये कठोर ध्वनि है और ये ढ कोमल ध्वनि है। तो ये दोनों ध्वनियों में अंतर है। कहने का तात्पर्य यही है कि किसी वर्ण के निम्न बिंदु का प्रयोग किया जाए तो उसकी जो ध्वनि है वो कठोर से मुलायम हो जाती है, कोमल हो जाती है। उन्हीं ध्वनियों को कोमल बनाने के लिए हिंदी में ये 2 वर्ण और बनाए गए। इन वर्णों को कहते हैं उतक्षिप्त वर्ण। तो 48 में जब ये 2 वर्ण और मिल गए तो अब संख्या पहुंच गई 50 पर। 50 पर हमारी संख्या पहुंच गई। अब हम इसके बाद में बात करते हैं अनुस्वार और विसर्ग। एक है अनुस्वार और दूसरा है विसर्ग। अनुस्वार का हम इस प्रकार प्रयोग करते हैं और दूसरा है विसर्ग। विसर्ग का हम प्रयोग कहने का तात्पर्य यही है कि जो विसर्ग का जो प्रयोग है हमारे लिए वो बिल्कुल आगे 2 बिंदुओं के रूप में होता है। देखिए अब ये 2 ध्वनियां और आ गई।
ये दो ध्वनियाँ और मिली तो ये संख्या 2 और प्लस हो गई, और 50 में ये 2 ध्वनियाँ और मिलते ही ये संख्या पहुँच गई 52। इस प्रकार हमारे सामने ये स्पष्ट हुआ कि हिंदी में वर्ण 44 है और संपूर्ण अक्षर यदि शामिल कर लें तो वो 52 है। ये जो 25 वर्गाक्षर थे, इसके बाद में 8 अन्य वर्ण थे, ये मिलकर 33 हुए थे, और ये 11 स्वर थे। मैं इन 11 स्वरों पर एक बार प्रकाश डालना चाहूँगा। देखिए, ए आ, ई ई, ओ ओ, इसके बाद हम री को शामिल करते हैं, री। फिर कहते हैं ए आई, ओ औ। तो देखिए ये हमारे पास ध्वनि आ रही हैं 2, 4, 6, 8, 10 और ये 11। इस प्रकार 11 स्वर थे। इन्हीं 11 स्वरों में ये 2 ध्वनियाँ इन्हें हम स्वर के साथ पढ़ा करते थे, मगर ये अलग से ध्वनियाँ हैं, और इन ध्वनियों को एक को हम अनुस्वार कहते हैं, दूसरी को विसर्ग कहते हैं। अब देखिए 11 स्वर, 33 व्यंजन, 44 वर्ण, इसके बाद में 44 वर्ण होने के बाद में 4 संयुक्ताक्षर, तो 48 हो गए। 48 के बाद में ये 2 उत्क्षिप्त वर्ण, तो ये 50 हो गए, और 50 के बाद में ये 2 अनुस्वार और विसर्ग, ये 2 ध्वनियाँ और मिल गई, तो ये पूरे कितने हो गए? 52। इस प्रकार हमने यहाँ पर सबसे पहले वर्णों का अध्ययन किया और वर्णों में ये जान लिया कि सारे वर्ण, संपूर्ण वर्ण अक्षरों समेत कितने होते हैं? 52। लेकिन मूल वर्ण कितने होते हैं? 44। याद रखना, मूल वर्ण 44 हैं और कुल वर्ण या अक्षर 52 हैं। इसके बाद में एक छोटा सा कंफ्यूज और है जो मैं दूर करना चाहूँगा। देखिए ये बात हमने समझ ली। यहाँ पर एक चीज और है, कै का जो वर्ग है, क है, गैग है, हंग है, ये भी थोड़ा विचारणीय विषय है। आप समझेंगे कि ये पहला वर्ण है कै, ख, महाप्राण है, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। देखिए कै, ख, गैग है, हंग है। ये ध्वनि मैं स्पेशल आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये अंग है। अब इसे भ्रांतिवश विद्यार्थी और भाषा से जुड़े लोग प्रायः क, ख, ग, घ, ड़ बोल देते हैं, और ड़ बोलना बिल्कुल गलत है। ये ड़ नहीं, अंग है। ये ध्वनि अंग है, ड़ नहीं है। ड़ तो ये ध्वनि है, आप समझ गए होंगे। ये ड़ है, वो अंग है। तो आप समझ सकते हैं। एक बार फिर समझेंगे आप इस बात को कि जैसे पेड़, तो ये जो पेड़ है उसमें ड़ ये है, ये। लेकिन हम जब लिखते हैं दिनांक, तो ये देखिए अंग और कै, दिनांक। तो इसमें जो ये आया है, ये अंग ये है। लेकिन जो पेड़ वाला जो ड़ था वो इससे बना हुआ है, इससे बना है, ये इससे बना है। तो आप समझ सकते हैं ये जो ड़ है वो ड से बना है, लेकिन दिनांक में जो अंग आ रहा है वो कै वर्ग का पंचम वर्ण है। तो ये बड़ी भ्रांति थी, हमेशा याद रखें। कै, ख, ग, घ, अंग, ड़ नहीं है। और ये पेड़ में जो ड़ आ रहा है वो ड़ इस ड से बना हुआ उत्क्षिप्त वर्ण है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो में हिंदी के शुद्धिकरण में सिर्फ वर्णों का अध्ययन किया, वर्णों को ठीक से जाना कि वो कैसे हैं, कितने हैं, किस प्रकार लिखे जाते हैं और उनमें किस प्रकार की त्रुटियां होती हैं बोलने में, लिखने में। धन्यवाद।